नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स लाइक एज अ डेलिनेटिंग कवरिंग ऑफ द सेल। दूसरा मैंने बताया था कि इट रेगुलेट्स द केमिकल एक्सचेंजेस बिटवीन द सेल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो आपके सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में आपका केमिकल एक्सचेंजेस होते हैं, उसको ये रेगुलेट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर मैंने आपको बताया था इट हेल्प्स इन सेल टू सेल रिकग्निशन एंड सेल टू सेल रिकग्निशन में ये आपका ड्यू टू ग्लाइकोकैलिक्स आपका मदद करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर मैंने बताया था आपका इट रिसीव्स द एक्सटर्नल सिग्नल्स एंड रिस्पॉन्स सेलुलर रिस्पॉन्स रेगुलेट द सेलुलर रिस्पॉन्स। जो भी आपके एक्सटर्नल स्टिमुलस आते हैं उसको ये जो है रिसीव करती है और उसके हिसाब से सेलुलर रिस्पॉन्स देती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपका फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताई हैं। उसका आपको देखना है उसका वीडियो, तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ आप जा करके देख सकते हैं। आज दोस्तों आपको मैं पढ़ाऊँगा साइटोप्लाज्म के बारे में, जो कि आप जानते हैं हमारे कोशिका के अंदर आपका जो भी लिविंग मटेरियल होता है वही आपका क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे कि सबसे पहले 1835 में एक साइंटिस्ट थे फेलिक्स डुजार्डिन। उन्होंने ही सबसे पहले यूज्ड द टर्म सार्कोड फॉर द जेली लाइक लिविंग मैटर इन द सेल। इन्होंने ही सबसे पहले हमारे कोशिका के अंदर एक लिविंग मैटर जेली लाइक देखा था और उसके लिए इन्होंने कौन सा टर्म दिया था, सार्कोड शब्द दिया था। उसके बाद आपका देखेंगे J.E. पुरकिंजे साहब ने 1840 या ह्यूगो वान मोहल 1846 में इन्होंने सबसे पहले उस लिविंग मैटर के लिए शब्द कौन सा यूज़ किया था, प्रोटोप्लाज्म कहा था। प्रोटास मीन्स होता है फर्स्ट एंड प्लाज्मा मीन्स सब्सटेंस, मीन्स फर्स्ट सब्सटेंस के नाम से उसका नाम प्रोटोप्लाज्म किया था। ठीक है। उसके बाद आपके एक और साइंटिस्ट हुए आपके 1861 में मैक्सवेल ने इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि दैट प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यही आपका जीवन का आधार हुआ है। ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली होता क्या है, प्रोटोप्लाज्म जो भी लिविंग मैटर व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द न्यूक्लियस। इसमें आपका न्यूक्लियस होता है। फिर प्रोटोप्लाज्म में दो पार्ट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म को मैंने आपको बताया था कि इसमें दो पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म में, एक न्यूक्लियस होता है और दूसरा आपका साइटोप्लाज्म होता है, जो आपको पढ़ा रहे हैं आज। तो प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड पोर्शन होता है और दूसरा आपका न्यूक्लियस होता है। फिर मैंने आपको बताया था ये साइटोप्लाज्म में भी दो चीज़ें होती हैं आपके, फॉर्म्ड स्ट्रक्चर्स बहुत सारे आपके पाए जाते हैं और उसके बाद जो लिक्विड फ्लूइड पोर्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, साइटोसॉल या हाइलोप्लाज्म कहलाता है। ये सब मैंने आपको बता दिया है, फिर से आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। फॉर्म्ड स्ट्रक्चर मतलब उसमें दो तरह के फॉर्म्ड, एक मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको आप सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे आप जानते हैं। और दूसरे जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप सेल इंक्लूजन्स या ड्यूटोप्लास्ट या मेटाप्लास्ट कहते हैं, तो ये मौजूद होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से साइटोप्लाज्म कैटेगराइज होता है। सेल ऑर्गेनेल्स में आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें आपको पढ़ाएंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइक्रो बॉडीज होती हैं, वैक्यूल्स होते हैं, लाइसोसोम एंड लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक है। और आपके फिर जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स आपके नॉन मेम्ब्रेनस वाले होते हैं उसमें साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाना है और आपके सेल अपेंडेजेस जो होते हैं वो सब आपके नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से साइटोप्लाज्म मुख्य रूप से क्या होता है, इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूक्लियस को छोड़ करके जो भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद लिविंग मैटर होता है दैट इज द साइटोप्लाज्म। और उसका जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसमें से सेल ऑर्गेनेल्स को हटा दीजिए, न्यूक्लियस को हटा दीजिए, उसके बाद जो लिक्विड पोर्शन बचा होता है दैट इज द साइटोसॉल या हाइलोप्लाज्म होता है। कहते हैं कि जो सेलुलर मटेरियल फिल्ड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी सेलुलर मटेरियल आपका भरा होता है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। उसी को हम
साइटोप्लाज्म कहते हैं। एंड इस टर्म को सबसे पहले एक पॉलिश जर्मन बॉटनिस्ट थे एडवर्ड स्ट्रासबर्गर, इन्होंने 1882 में सबसे पहले इन्होंने ही क्वाइंड द टर्म साइटोप्लाज्म, इन्होंने ही सबसे पहले इस टर्म साइटोप्लाज्म को दिया था। अब साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दीजिए, तो जो फ्लूइड पोर्शन होता है जिसको आप साइटोसॉल कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड ICF कहते हैं। हमारा सेल के बाहर जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, जबकि सेल के अंदर जो ये फ्लूइड पोर्शन जो साइटोसॉल होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर। इंट्रा मतलब सेल के अंदर वाला, है ना, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड सेल के अंदर वाला फ्लूइड होता है। तो दिस साइटोसॉल क्या होता है, इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये हमारे साइटोप्लाज्म का क्या होता है, फ्लूइड पोर्शन होता है दैट सराउंड्स द ऑर्गेनेल्स एंड इट कॉन्स्टिट्यूट, ये कहा जाता है कि ये हमारी पूरी कोशिका का लगभग 55% टोटल सेल जो वॉल्यूम होता है उसका 55% भाग जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वो हमारा साइटोसॉल होता है। पूरी कोशिका का जो वॉल्यूम होता है उसका 55% वॉल्यूम जो होता है वो आपका क्या किसका होता है, साइटोसॉल का ही होता है। फिर अगर इस साइटोसॉल का हम कंपोजिशन देखें, साइटोसॉल फ्लूइड पोर्शन है, जाहिर सी बात है ये इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो कहा जाता है इस साइटोसॉल में 75 to 90% केवल पानी ही पानी होता है। इसका अगर हम कंपोजिशन देखें साइटोसॉल का, तो इसमें 75 to 90% आपका वाटर होता है। इसके अलावा बहुत सारे आपके डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स होते हैं या फिर सस्पेंडेड सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है, डिजॉल्व्ड जो पूरी तरह से डिजॉल्व होते हैं या फिर सस्पेंडेड होते हैं या लटके हुए होते हैं, ठीक है। कहा जाता है वे आयंस और मॉलिक्यूल्स व्हिच आर स्मॉलर देन 0.001 माइक्रोमीटर, ऐसे आयन या मॉलिक्यूल्स जो कि आपके 0.001 माइक्रोन से छोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं कौन कौन से, लाइक शुगर आता है, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स लाइक tRNA ट्रांसफर RNA होता है, एंजाइम्स आते हैं और विटामिन आते हैं। ये सभी के साइज की क्या होती है आपके 0.001 माइक्रोन से छोटी होती है। ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फॉर्म द क्रिस्टलाइड सॉल्यूट, ये इस साइटोसॉल का क्रिस्टलाइड सॉल्यूट बनाते हैं। क्रिस्टलाइड सॉल्यूट्स क्या होते हैं, वो सॉल्यूट्स होते हैं जो कि आप क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली आपका डिजॉल्व पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं और आपका एक होमोजीनियस आपका सोल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। तो वो क्रिस्टलाइड सॉल्यूट बनाते हैं जिनकी साइज कितनी होती है, 0.001 माइक्रोन से छोटी होती है। और वे मॉलिक्यूल्स जिनकी साइज जो होती है वो 0.001 से बड़ी और 0.1 माइक्रोन से छोटी, मतलब उनकी साइज 0.001 से 0.1 माइक्रोन के बीच में होती है। इसमें आता है लाइक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं या पॉलीसेकेराइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे अकर एज अ कोलाइडल सॉल्यूट, ये आपके इसी साइटोसॉल में कोलाइडल सॉल्यूट के फॉर्म में होता है। मतलब ये कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन आपके क्या होते हैं, जिसमें आपके सॉल्यूट्स होते हैं वो उनके पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, वो डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो सस्पेंडेड होते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टलाइड भी सॉल्यूट होता है और कोलाइडल सॉल्यूट होते हैं। जो क्रिस्टलाइड सॉल्यूट होते हैं वो पूरी तरह से डिजॉल्व होते हैं और जो कोलाइडल सॉल्यूट्स होते हैं वो पूरी तरह से वो सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से होता है। इस तरह से आपका साइटोसॉल को अगर कहा जाता है तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलोकोलाइड मिक्सचर। ये हमारा एक क्रिस्टलोकोलाइड मिक्सचर होता है। कहा जाता है इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑन द अर्थ। ये सबसे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हमारा जो साइटोसॉल होता है ये धरती पे पाए जाने वाला सबसे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिक्सचर्स ऑफ मिक्सचर्स, या इसको हम सुपर मिक्सचर भी कहते हैं। तो फंक्शन देखेंगे साइटोसॉल का, तो हमारा साइटोसॉल आपको अभी बताया इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलोकोलाइड मिक्सचर होता है। हमारे साइटोप्लाज्म में क्या क्या होते हैं, आपका सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और जो फ्लूइड पोर्शन होता है दैट इज नोन एज साइटोसॉल। तो ये साइटोसॉल जो होता है साइटोप्लाज्म क्या होता है, इज द मेन एरिना ऑफ द सेल मेटाबॉलिज्म। ये आपका मेन साइट होता है सेल मेटाबॉलिज्म का। आपके जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सबके अंदर कोई ना कोई मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलते रहते हैं, आइदर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, ठीक है। तो कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक प्रोसेसेस चलते रहते हैं आपके सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर।
लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस, कुछ आपके कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे इस साइटोसॉल यानी जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसमें भी आपके कुछ केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको इसका बताते हैं, आप जानते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस, तो दैट अकर इन द साइटोसॉल ऑफ द सेल, वो हमारे सेल के साइटोसॉल में होता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो आपके इसके सेल के क्या होता है, साइटोसॉल के अंदर होता है। इसमें आपका क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिससे आपके 2 ATP मॉलिक्यूल का जनरेशन होता है, ठीक है। एनारोबिक होता है ऑक्सीजन की अपसेंट में होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी जैसे बायोसिंथेसिस ऑफ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होती हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स की बायोसिंथेसिस या फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, कोएंजाइम्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, इन सब की बायोसिंथेसिस आपकी सब साइटोसॉल में ही होती है, ठीक है। दूसरा फिर बताते हैं हमारे जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्मिक, उसमें स्ट्रीमिंग मतलब होता है, उसमें जैसे हमारे नदी में धारा बहती है, करंट एक तरह से धारा बहती है, उसी तरह से हमारे साइटोप्लाज्म में भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग धारा बहती रहती है। और इसके अलावा जो उसमें कोलाइड्स मौजूद होते हैं उसमें आप जानते हैं ब्राउनियन मूवमेंट होती है। तो ये दोनों साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और ब्राउनियन मूवमेंट, ये दोनों की वजह से ही जो भी साइटोसॉल में मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या मेटाबोलाइट्स होते हैं या जो भी एंजाइम्स होते हैं, उनका लगातार क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, जहाँ जिसको जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है, वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचती रहती हैं। जैसे नदी में कोई चीज़ बह रही है, उसके बहाव के साथ ही नाव से बहते हुए आदमी दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाता है, वैसे हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर भी आपका इस तरह से करंट बहती है, धार बहती है। और जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है, ये दोनों आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेटाबोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड एंजाइम्स। इसके साथ साथ जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनेल्स, विभिन्न प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बीच में आपके जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो भी इसी वजह से होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से, ठीक है। अगला आपका इसका साइटोसॉल का फंक्शन होता है ऑल द केमिकल एक्सचेंज ऑफ द सेल अकर बिटवीन द साइटोसॉल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जितने भी आपके केमिकल एक्सचेंज होते हैं वो अगर कोशिका और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात किया जाए तो किसके बीच में होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और अंदर जो मौजूद आपका लिक्विड फ्लूइड पोर्शन होता है साइटोसॉल, इन्हीं दोनों के बीच में ये केमिकल एक्सचेंज होते रहते हैं। फिर अगला फंक्शन हमने बताया, ये साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग हमने बताया ना कि आपका साइटोसॉल क्या होता है, लगातार जैसे नदी में धार बहती रहती है वैसे इसमें भी धाराएं बहती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस बन जाते हैं, मीन्स साइटोप्लाज्म ही उभर करके कुछ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसकी सहायता से कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो रेंग करके चल सकता है, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस जो होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन, जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये भी आपका साइटोप्लाज्म की ही वजह से होता है। इसके अलावा आपके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी आवश्यकता आपकी सेल ऑर्गेनेल्स को होती है, वो सेल ऑर्गेनेल्स उससे ले लेते हैं और जो उस मेटाबॉलिक रिएक्शन के फलस्वरूप जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो उसको किसमें, इसी साइटोप्लाज्म में छोड़ देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म एंड द फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। आप मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।